स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की इस खास पेशकश में। और इसी खास पेशकश में आज बड़े सवालों के जवाब आपके सामने होंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं कि आपको एक डमी नजर आ रही होगी। आप कहेंगे कि डमी इस वक्त इस स्टूडियो में क्यों है? क्योंकि इसी डमी के आधार पर सैफ अली खान के मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन के तहत उठ रहे सवाल और उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर जिस तरीके से सवाल सामने आ रहे हैं, उसी का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अंशुमान से। डॉक्टर अंशुमान के जरिए आज सैफ अली खान की रिकवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टाइल को लेकर जिस तरीके से सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, उसी को लेकर एक एक सवाल आज इस स्टूडियो में आपके सामने होगा और उनके जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। बिल्कुल, लेकिन सैफ का सत्य यह भी हमें जानना है। आखिर सैफ का सत्य क्या है? बहुत सारी थ्योरीज हैं इस समय जिसको लेकर बात कर रहे लोग। एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं, पुलिस कुछ कह रही है, आम लोगों के अंदर कुछ और भावना है। आखिर सैफ का सत्य है क्या? क्या वही सत्य है जो मुंबई पुलिस बता रही है? क्या जिसे सत्य कहा जा रहा है वो कहानी का अर्ध सत्य तो नहीं है? असली सच को छिपाया जा रहा है? कैसा है? अगले 2 घंटे आप सैफ अली खान के हमले की पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ी तहकीकात देखने जा रहे हैं। और 2 थ्योरीज हैं। एक तरफ सैफ अली खान जिस तरह से 4 दिन में ठीक होकर बिल्कुल अपने पैरों पर चलते गए, और दूसरी तरफ शरीफुल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या ये वही शख्स है जो उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। हालांकि जिस सच की बात यहां पर लगातार गौरव कह रहे हैं, सैफ का सच, वो सच सामने आएगा कैसे? सबूतों के आधार पर। सबूत आखिर है क्या? बहुत से ऐसे दस्तावेज भी हैं और उसी आधार पर आज इस पूरे मामले का सच हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस हैं, उस आधार पर मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर डिटेक्टिव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी करूंगी सवाल। और गौरव जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें सबूत के तौर पर आपको बता दें, बांग्लादेश से आई एक गवाही आज इस मामले में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लेकर भी एक खुलासा होगा आपके सामने। गौरव बिल्कुल, तो आज ये साफ होगा कि सीसीटीवी की तस्वीर में दिखाई देता हुआ शख्स, जिसकी तस्वीर यहां पर हम दिखा रहे हैं, ये वो शख्स जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है और ये वो शख्स जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, क्या ये दोनों एक हैं? क्या वाकई यही शख्स ये जो है ये शरीफुल है? और इस तहकीकात में ये पता लगेगा कि क्या मुंबई पुलिस वाकई सच बोल रही है, कोई दूसरी थ्योरी है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आज ये सब हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों में काफी लोगों को अंतर नजर आता है। उसकी आंखें, इसकी आंखें, उसकी नाक, इसकी नाक, उसका चेहरा, इसका चेहरा, ये सारी चीजें, उसका पूरा जो चेहरे का शेप है, इसके चेहरे का शेप है, क्या ये सब एक है? आज हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, स्कल्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर क्या वाकई ये जो दिख रहे हैं दोनों, ये एक है या अलग अलग हो सकते हैं। सुरभि, बिल्कुल, चेहरे को लेकर जांच की बात तो गौरव आपने बता दी, लेकिन आज टीवी9 के इसी स्टूडियो में तहकीकात होगी और सवाल होंगे उस ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन क्यों? क्योंकि सैफ अली खान की जो सर्जरी हुई है उसके बाद उनकी रिकवरी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए आज टीवी9 के स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे सैफ की उस सर्जरी को लेकर। दावा यही कि 6 घंटे तक ये सर्जरी हुई है। 6 घंटे की सर्जरी के बाद 4 से 5 दिनों बाद सैफ अली खान का सबके सामने आना और अपना हाथ यूं वेव करना, क्या यही वो रीजन है कि उनकी रिकवरी को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं? इसके बारे में भी होगी तहकीकात। गौरव, बिल्कुल, तो हर वो सवाल जो सुरभि उठा रही हैं, हर वो सवाल जो आपके मन में है, हर वो सवाल जो एक पत्रकार होने के नाते मेरे जहन में है, जो इस कहानी पर उठ रहे हैं, आज उसके जवाब टीवी9 के स्टूडियो में आपको मिलेंगे। यहां पर मौजूद हमारे एक्सपर्ट उन सवालों का जवाब देंगे, अपनी एक्सपर्टीज के जरिए बताएंगे कि उनकी क्या राय है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखाइए। देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सैफ कांड के तमाम सवाल जो हैं इन 4 तस्वीरों के इर्द गिर्द हैं। ये चाकू का टुकड़ा हम आपको दिखाएंगे, सैफ की पीठ में जो धंसा है वो भी दिखाएंगे, 5-6 घंटे के ऑपरेशन के बाद जिसे निकाला गया वो दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें देखिए। सैफ अली खान, जो कि अभी सुरभि कह रही थी, 6 घंटे की सर्जरी, उसके बाद जिस तरह से वो वॉक कर रहे हैं, जिस तरह से वो फिट दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो हाथ वेव कर रहे हैं, ये देखिए, क्या ये मुमकिन है? इस पर भी हम बात करेंगे। ये चाकू का टुकड़ा, अच्छा मुझे ये देखिए, चाकू का टुकड़ा यहां पर दिख रहा है आपको। इतना बड़ा चाकू का टुकड़ा किसी के शरीर के अंदर हो तो क्या वो इतनी आसानी से वॉक कर पाएगा?
ये जो शख्स दिखाई दे रहा है और जो वो शख्स जिसको पुलिस ने पकड़ा है, क्या ये दोनों एक ही हैं? आज ये सारी थ्योरीज जो हैं इन पर हम बात करेंगे। और देखिए, मशहूर वकील उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। उज्जवल निकम साहब, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आज आपकी एक्सपर्टीज की भी बहुत जरूरत है। यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, आप भी एक लीगल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी उनसे भी बात करेंगे। सुरभि के साथ भी यहां पर एक्सपर्ट्स हैं। पूरा हम यहां पर एक डमी और स्कल सब के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या आज जो बातें सामने आ रही हैं वो सैफ का सत्य है, जो पुलिस कह रही है वो सच है, या सुरभि कुछ और है इसमें। बिल्कुल गौरव, और इसी तहकीकात को देखते हुए एक बार फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ मौजूद है और साथ ही डिटेक्टिव सुशील सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ये सवाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर उठ रहे सवाल और अब सैफ अली खान के सामने आने के बाद उनकी रिकवरी को लेकर उठ रहे सवालों का ही जवाब तहकीकात के आधार पर होगा। इसी स्टूडियो में आपके सामने, बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, मशहूर लॉयर उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। उज्जवल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। उज्जवल जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यह लेना चाहता हूं। मुंबई पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो शख्स उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, जो सैफ के घर में जाते और फिर वहां से उतरते दिख रहा है, और जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों एक नहीं है। एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, स्पष्ट रूप में कहता हूं हाँ, कि जिस तरह से सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस की इमेजेस और जब उसको पकड़ा गया हमलावर को उसकी दर्शनी इमेजेस, इसमें फर्क है। ऐसा इस प्रकार का आरोप करना और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन के मुताबिक ये दोनों लोगों के चेहरे में साम्य नहीं है, ये कहना कानून के हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि जो ओपिनियन रहता है, मेडिकल ऑफिसर रहो या फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, इट्स ए मियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इट इज नॉट अ फैक्ट, नंबर वन। दूसरी बात है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन परेड कब लेती है? जब जांच एजेंसी को वो विक्टिम नहीं विटनेस अगर बताता है कि एक अननोन शख्स ने मुझे मारा है, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाती है। अभी सवाल यह है, उस आइडेंटिफिकेशन परेड में जो विक्टिम है उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पहचानना बहुत जरूरी है। अगर वो विक्टिम हमलावर को पहचानता है आइडेंटिफिकेशन परेड में, तो सही आइडेंटिफिकेशन मानी जाएगी और सही कल्प्रिट माना जाएगा जी। लेकिन अगर विक्टिम नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसको आरोपी का फायदा मिलता है। दूसरी अहम बात एक है कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो सबूत रहता है वो इट इज एड इन इन्वेस्टिगेशन रहता है, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको मदद मिल सकते है। ठीक है। तो आज हमने ये तर्क लगाना कि सीसीटीवी फुटेज की इमेज अलग दिख रही है और जिसको अरेस्ट करने के बाद उसकी इमेज अलग दिख रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने वो राय दे रहे, मुझे लगता है इस निष्कर्ष पर आज हम नहीं आ सकते। उज्जवल जी, आपके हिसाब से कोर्ट में मुंबई पुलिस के लिए कौन सा वो सबूत सबसे अहम होगा, या वो कौन सी कसौटी होगी जिस पर मुंबई पुलिस को ये साबित करना होगा कि दोनों लोग एक ही हैं, वो जो सीसीटीवी में दिख रहा है और जिसको उन्होंने पकड़ा है? मुंबई पुलिस को कौन से सबूत पेश करने पड़ेंगे? इसलिए मुंबई पुलिस को तुरंत ही शिनाख्त परेड करनी चाहिए। शिनाख्त परेड में विक्टिम को बुलाना चाहिए। इतना ही नहीं, विक्टिम के अलावा जिन लोगों ने उसको देखा है, और पुलिस को यह भी सबूत ढूंढना होगा कि इसके लिए कोई कोरोबरेटिव एविडेंस है क्या, उसके कोई फिंगरप्रिंट है क्या, उसने मोबाइल अगर इस्तेमाल किया तो मोबाइल से सीडीआर जो बताया है वो किस प्रकार का है। अगर ये होता है, अगर विक्टिम वो हमलावर को शिनाख्त परेड में मैजिस्ट्रेट के सामने और 2 पंच के सामने अगर सही तरह से पहचानता है तो मुंबई पुलिस का क्लेम सही है। अगर नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसमें तुझ तो भी गड़बड़ है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक सैफ अली खान के घर का कुछ स्टाफ
शक के दायरे से बाहर नहीं आया है, यानी अभी सबको क्लीन चिट नहीं मिली है। ये कितना अहम है और मुंबई पुलिस के जांच के एंगल से उस स्टाफ का भी जो जिसका आमना सामना हुआ था उस विक्टिम से, उसका भी उस आरोपी को पहचानना कितना अहम है उज्जवल जी? देखो ये बहुत अहम चीज होगी। हाँ, क्योंकि पुलिस को यह समझना लगेगा कि हमलावर उतनी बिल्डिंग में कैसे सिर गया, कैसे उसने एंट्री ली, क्या उसके लिए अंदर से कोई मदद मिली थी, क्या नहीं मिली थी। अगर नहीं मिली है तो जो क्लेम पड़ता है कि मैं हमलावर ने अभी पुलिस को इंट्रोगेशन के बाद बता दिया होगा किस तरह से वो विक्टिम के बिल्डिंग में चला गया था, अगर वो बताता है तो ये सही है क्या? पुलिस विल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करती है हमेशा। यानी जो एक आरोपी जो बात जो कहता है अभियुक्त, उसके मुताबिक ये पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अभियुक्त तो कुछ छोटी बातें पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताती है, फिर उसके लिए पुलिस को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करता है और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम होने के बाद ही पुलिस को पता चलता है कि सही तरह से उस हमलावर ने बात बताई वो सही है या नहीं सही है। उज्जवल जी एक आखिरी सवाल, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स स्कल के आधार पर जो वहां पर चेहरा दिख रहा है सीसीटीवी में और जो शरीफुल जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोनों के चेहरे की जो लंबाई चौड़ाई वो सेम नहीं है। अगर ये कोर्ट में भी साबित हो जाता है तो मुंबई पुलिस के लिए आपको लगता है चैलेंज बढ़ जाएगा? देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार यह कहा है कि अगर चश्मदीद की गवाह है, जो जिस चश्मदीद गवाह ने अभियुक्तों को देखा है कि वो क्राइम करते हुए, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन के मुताबिक उस पर अभियुक्त के अगर फिंगरप्रिंट नहीं है, अगर वो नहीं है, ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर कहता है, डीएनए का ओपिनियन निगेटिव आता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चश्मदीद गवाह को इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज पुलिस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी कि क्या विक्टिम एक्टर, फिल्म एक्टर अपनी शिनाख्त परेड में, शिनाख्त परेड जो होगी शिनाख्त परेड, तो शिनाख्त परेड में पहचानता है क्या नहीं पहचानता है। अगर पहचानता है तो बिल्कुल ठीक है। जहां तक ये सवाल रहा है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन किस आधार पे है? उनका ओपिनियन जो सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर बाहर पब्लिश उसके आधार पे। अच्छा, क्या उसके आधार पर सही तरह से ये हो सकता है? उज्जवल जी एक सवाल विक्टिम के ऊपर भी उठ गया है। कुछ पॉलिटिशियंस ने कह दिया है कि जिसको इतना बड़ा स्टैब हुआ हो, जिसके अंदर 2.5 इंच का चाकू हो, जिसकी 6 घंटे सर्जरी चली हो, वो 4 घंटे में इस तरह से वॉक करते हुए और इस तरह से एकदम फिट दिखाई कैसे दे सकता है? एक आम आदमी तो ऐसा नहीं दिखाई दे सकता। तो क्या लगता है आपको कि मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में यह भी आ सकता है? देखिए इसमें पॉलिटिकल कलर उछाड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहता है कि अगर इतना असॉल्ट होने के बाद भी वो कैसे चल सकता है, क्या चल सकता है, उसे उनकी नादानी कहूंगा। कोई देखिए खुद लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद फिजिक्स अपना अच्छा रखते हैं, और जहां तक एक्टर लोग रहते हैं वो हमेशा जिम पर ध्यान देते हैं। और दूसरी तीसरी बात है, अगर एक्टर को अंदर से दुखता भी होगा तो पब्लिक के सामने नहीं दिखाएगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं चल पाऊंगा। उसको एक्टिंग से काम कहां मिलेगा? सो ही विल प्रोजेक्ट बिफोर द पब्लिक एट लार्ज कि वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर सकता है, कुछ नहीं फर्क गिरता है उससे, तभी उसको काम मिल सकता है। यहां भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। अलग अलग तरीके है अपनी छवि। ओके, बड़ी बात कह दी आपने। तो मुझे लगता है इस प्रकार का बेबुनियाद शक उठाना बिल्कुल गलत है। थैंक यू उज्जवल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल निकम मशहूर लॉयर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़े अहम इनपुट्स दिए हैं उन्होंने हमें। थैंक यू। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान का आखिर सत्य क्या है? उन पर हुए हमले का सत्य क्या है? क्या ये दोनों शख्स जो दिख रहे हैं ये अलग अलग है या एक ही है? शरीफुल ये है या ये है? किसने अटैक किया, इसने किया या ये जो शख्स दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है? आज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है टीवी रन भारतवर्ष के स्टूडियो में मेरे साथ और सुरभि के साथ। यहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं मेरे साथ। मैं बता देता हूं आपको कौन कौन है मेरे साथ। यहां पर डॉक्टर जयंती दत्ता है
जानी मानी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर भूपेश शर्मा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मानवी तनेजा है, एक्टर है, मॉडल है। मेरे साथ यहां पर वेद भूषण जी हैं, आप फॉर्मर दिल्ली पुलिस ऑफिसर हैं। इसके अलावा सुरभि के पास चलेंगे, सुरभि के साथ भी कुछ दो बड़े एक्सपर्ट हैं। यानी टीवी 9 भारतवर्ष का पावर पैक्ड शो है आपके सामने, जो आपको बताएगा कि आखिर सैफ अली खान का सत्य क्या है। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दूं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब सैफ अली खान के सामने आने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी रिकवरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल आखिर कैसे शक पैदा करते हैं, इसी बारे में लूंगी जवाब। संजीव देसवाल डिटेक्टिव के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और सैफ की रिकवरी आखिर सवालों के घेरे में क्यों है। डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ हैं, और डॉक्टर अंशुमान आज हमें यही बताने वाले हैं कि जिस सैफ अली खान पर 6 बार वार हुआ, वो वार कहां पर हुआ। जिस तरीके से सैफ अली खान की 6 घंटे तक सर्जरी हुई, उस सर्जरी के बाद सैफ अली खान के सामने आने के बाद गौरव क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी रिकवरी पर, इन्हीं सवालों का जवाब अब आपके सामने होगा। बिल्कुल, और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि सैफ पर हमले के आरोपी का लाइसेंस सामने आया है। ड्राइविंग लाइसेंस, शरीफुल का ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है। शरीफुल के बांग्लादेशी होने का सबसे बड़ा सबूत उसका ड्राइविंग लाइसेंस, जो बांग्लादेश में बना। 21 नवंबर 2019 को बांग्लादेश में शरीफुल का ये ड्राइविंग लाइसेंस बना, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यह लाइसेंस इशू किया है, और उस पर शरीफुल की फोटो भी है, शरीफुल का नाम भी है, डेट भी है। तो शरीफुल के बांग्लादेशी होने का यह सबसे बड़ा सबूत उसका ड्राइविंग लाइसेंस। और सैफ अली खान पर हमले के केस में ही टीवी 9 की एक और एक्सक्लूसिव खबर अब आपके सामने, क्योंकि पुलिस सोर्सों से खबर यह है कि पुलिस को सैफ के 4 स्टाफ पर शक है। इन्हीं लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने चारों स्टाफ को मुंबई ना छोड़ने के आदेश दिए हैं, और पुलिस को इनसाइड इन्फॉर्मर होने का इनके ऊपर शक है। हालांकि पुलिस के सोर्सेज की तरफ से कहा तो यह भी जा रहा है कि हमले की रात ये लोग सैफ के घर पर मौजूद थे, लेकिन इतने शोर शराबे के बावजूद यही लोग सैफ तक क्यों नहीं पहुंचे। इन लोगों ने नींद में होने का जो हवाला दिया था, क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है कि अब ये लोग भी शक के दायरे में हैं? तो सैफ के हमलावर का सत्य क्या है, हम इसी की बात कर रहे हैं। आइए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होगा कि आखिर बहस किस बात पर है। ये देखिए, आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक बाएं तरफ की तस्वीर उस शख्स की है जिसको मुंबई पुलिस ने हमलावर होने के नाम पर गिरफ्तार किया है। इसका नाम बताया है शरीफुल। और दूसरी तरफ, दाहिने तरफ, वो तस्वीर जो वायरल हुई सैफ पर हमले के बाद, जो तस्वीर सामने आई उस शख्स की जो सैफ अली खान के अपार्टमेंट में ऊपर 11वीं मंजिल से नीचे सीढ़ियों के जरिए आता हुआ दिखा और सीसीटीवी में कैद हो गया। संदिग्ध का सीसीटीवी। ये 2 तस्वीरें इस बहस की सबसे बड़ी धुरी हैं कि आखिर ये दोनों लोग जो दिख रहे हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। और देखिए, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर, मेरे साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहला सवाल उन्हीं से लूं, और वो तो आज स्टूडियो में एक स्कल भी लेकर आए हैं। स्कल यानी आप देख सकते हैं यहां पर उनके हाथ में आपको एक मानो यहां पर खोपड़ी दिखेगी, जिसके जरिए वो बताएंगे कि क्या ये मदद हो सकती है। बताइए, क्या लगता है आपको, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते प्रोफेसर भूपेश, आप इन दोनों तस्वीरों से कितने मुतमईन हैं, या आपको लगता है दोनों तस्वीरें अलग अलग शख्स की हैं, एक नहीं? जी देखिए गौरव, ऐसा है कि हम जब भी कभी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है फॉरेंसिक के लैंग्वेज में, जब भी कभी हम फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसे 25 पैरामीटर्स हैं जो कि एल्फोंसे बटालियन, जो ये पिछले 100 साल से चला आ रहा है, पुलिस आज भी इसको यूज़ करती है। ऐसे 25 पैरामीटर्स हैं फेस से लेकर पूरे बॉडी के स्ट्रेचर से लेकर, कि जिसको मिलाया जाता है कि आपस में ये सारे पैरामीटर्स मिलेंगे तभी एक इंसान को कहा जा सकता है कि ये सेम है और नहीं है। और जो तस्वीर हमें यहाँ 2 लोगों की दिख रही है, मैं उस तस्वीर में साफ ये देख सकता हूँ कि उन 25 पैरामीटर्स ऐसे, अब जैसे कि फेस है, चिन है, या आपके चीक बोन्स है, या आपकी आईब्रोज है, प्लेसमेंट ऑफ आईब्रोज है, ग्लेबुला है, जो आज मैं समझाने भी वाला हूँ, बहुत सारी चीजें। तो आइए काम करते हैं, आप मेरे साथ आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए। हमारी टीम ने वो पूरा जो आप जिन 25 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, वो पैरामीटर्स बनाए हैं बिग वॉल पर। लाइए जरा बिग वॉल पर मुझे दीजिए। देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक जो पकड़ा गया शख्स है, एक वो जो शख्स सीसीटीवी में दिखा है,
पकड़ा गया आरोपी जिसका माथा लंबा बताया जा रहा है और ये शख्स जिसका माथा छोटा बताया जा रहा है। जी, आपके हाथ में बिल्कुल, भी एक आप यहाँ ये स्कल है, इसके देखेंगे। जरिए समझाइए आप। ये फोरहेड है और इस फोरहेड पे हमें यहाँ पे ग्लेबुला पॉइंट, जिसको हम विडोज पीक भी बोलते हैं, हाँ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी जो फोरहेड की लंबाई या चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि फोटो में जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आप वो उस हमें फोटो के पास जाइए, वो हमें आप साफ उस फोटो के पास जाइए। ये डिफरेंस हमें माथा- साफ दिखाई दे रहा है। ये माथा और उस शख्स का माथा जो पकड़ा गया है, यानी जो सामने जो दिख रहा है, ये एक नहीं दिख रहा आपको। जी बिल्कुल, आप देखेंगे इसके हेयर कट का स्टाइल भी जो है, अब हेयर कट में इस बात से मतलब यहाँ पे नहीं रखता कि उसने बाल कटा लिए, पर ये हेयर का जो स्टाइल है, जो कि इनबिल्ट होता है, जो कि अंदर से आ रहा है निकल के, वो स्टाइल भी यहाँ पे हेयर का अलग आ रहा है। और दोनों आईब्रोज के बीच की जो दूरी है और जो आईब्रोज का प्लेसमेंट है, वो भी बिल्कुल यहाँ पे अब अलग जैसे दिखाई इसकी दे रहा है। आंखें, इसमें मछली जैसी आंखें हैं, इसमें गोल आंखें हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट हो जी सकता है। बिल्कुल, शेप ऑफ आइज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, दोनों आंखों के बीच की दूरियां और दोनों आंखों की शेप बहुत बड़ा पैरामीटर है। एक ये facial इसकी reconstruction नाक में। चौड़ी है, इसकी नाक पतली है, ये भी एक पैरामीटर है। जी बिल्कुल पैरामीटर है। इसको हम उसमें दिखाइए, नेजल इसका पे दिखाइए। इसको हम नेजल पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा नेजल पैरामीटर और पैरानेजल और सब नेजल, 3 पैरामीटर यहाँ पे मैं अपनी उंगली लगा कर दिखा रहा हूँ। ये तीनों पैरामीटर्स के जरिए पता चलता है कि क्या नाक की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और इस तरीके से हम रिकंस्ट्रक्शन करके यहाँ आप पे देख बताइए सकते मुझे, हैं। इधर आइए भूपेश जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी शख्स की अगर 2 फोटोज में मिलाना हो तो उसका माथा कैसा है, उसके बालों का स्टाइल कैसा है, उसकी नाक गोल है या लंबी है, उसकी आंखें मछली जैसी हैं या गोल हैं, उसका जबड़ा कितनी लंबाई में है, ये सब तरीके से हम फोटोज मैच कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फोटोज मैच कर सकते हैं। और इस पे हमारा जो लिप्स हैं वो भी है, और इस जो मैंडिबल के ये एरिया है, ये हमारा जो जी, और ये हमारा जो है ये जाइगोटिक आर्च है, इसकी दूरी कितनी है, जिनको हम चीक बोन्स बोलते हैं आपस में, इन सब का मिलान बखूबी एक फोटोग्राफ से, लाइफ साइज फोटोग्राफ कर एक स्केलिंग की जाती है फोटोग्राफ की। उस स्केलिंग, दोनों फोटोग्राफ को आप आसपास रखेंगे, उसकी स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करके दोनों के बीच की दूरियां हर चीज तो मिलाई फोटोज जाएगी। से कैसे निकलेंगे? वो तो चलिए शख्स हमारे सामने है, मुंबई पुलिस के पास है, ये शख्स अगर कोई दूसरा हुआ तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैच करना फोटो से, और वो भी इस तरह की सीसीटीवी फुटेज से मैचिंग हो सकती है क्या? जी देखिए, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर फोरेंसिक या पुलिस वाले जिसको यूज करते हैं, एमपेड सॉफ्टवेयर का नाम है, जिससे सीसीटीवी फुटेज कितनी भी खराब हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और मुझे लगता है पुलिस ने किया भी होगा। यहाँ पे टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है या कभी वो सर्कुलेट नहीं हुई है वो इमेज, ये जरूर पुलिस ने इस एमपेड सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ठीक किया होगा, फोटो को उसके द्वारा मिलान करने की कोशिश की गई होगी। पर यहाँ पे जो 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो सीसीटीवी आईब्रो का अंतर भी, आईब्रो का अंतर भी, ये भी एक बड़ा पैरामीटर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, आईब्रोज का प्लेसमेंट और आईब्रोज की डेंसिटी। जैसे वहां देखिए उसकी फोटो में यहां पर कहा जा रहा है कि ये दोनों, ये आईब्रोज, इनके बीच का जो अंतर है, जो नाक के ऊपर होता है, ये कम दिखाया जा रहा है। ये कम दिखाया जा रहा है। इधर इस फोटो में देखिए, इस फोटो में कहा जा रहा है कि आईब्रो की दूरी ज्यादा है, यानी ये जो आंखों के ऊपर जो आईब्रोज दिख रहे हैं, इनकी दूरी ज्यादा है। ये भी एक यहां पर शक पैदा करने वाली बात है। जी, और आप इसका जबड़ा देखेंगे, उसका जबड़ा बहुत पतला है। उसका जो एक दिन में, ऐसा नहीं है कि 4 दिन में उसके चेहरे पर इतना मांस चढ़ गया कि उसका चेहरा थोड़ा फूल गया, और उसमें चेहरा बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, तब कि वो घबराया इसका हुआ। चेहरा पतला है सीसीटीवी वाले शख्स का, और इसका चेहरा थोड़ा मोटा। इधर आइए, आप जो हाथ में जो आपके स्कल है, इसके जरिए बताइए। तो ये जो जॉ एरिया है, यहाँ पे जो इसका जो ये जबड़ा है, वहाँ पे थोड़ा पतला है, वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा कोनिकल शेप में आ रहा है, थोड़ा सा संकरा हो रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा जबड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन में उसके ऊपर इतना मांस जो है वो चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है वो घबराया हुआ तब भी था। अगर हम उस फोटो की कंडीशन देखें तो घबराया हुआ तब भी था, और ये भी व्यक्ति को हम घबराया हुआ मान लेते हैं। इस केस में ऐसा नहीं कि उसका मुंह फूल के इतना बड़ा हो गया जो वहाँ पर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये कह रहा है कि दोनों लोग एक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस इमेज के आधार पर ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए सुरभि। तो ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। हमारे साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं भूपेश जी, वो ये कह रहे हैं कि फोटोज को एनालाइज करने के बाद, दोनों को देखने के बाद, और जो पैरामीटर्स हम यहां पर दिखा रहे हैं, संदिग्ध हमलावर और पकड़े गए आरोपी के जो यहां पर हम जो चेहरे के जो दिख रहा है हमें, उन दोनों को देखने के बाद वो ये मानते हैं कि दोनों शख्स एक नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल गौरव, और ये समझना जरूरी है कि किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जो एविडेंसेस में सबसे पहले हम फोरेंसिक एविडेंस की बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक एविडेंस की बात करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात करते हैं। आज उसी बिना पर इस वक्त स्टूडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये 2 तस्वीरें भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर शक और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। डिटेक्टिव से भी इस बारे में सवाल करूंगी, डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले TV9 की इस इन्वेस्टिगेशन में अब सबसे सॉलिड चैप्टर आपके सामने डिस्क्लोज होने वाला है, क्योंकि TV9 ने मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े
आरोपी शरीफुल के पिता से बांग्लादेश से बात की है। जी हां, सही सुना आपने, शरीफुल के पिता ने क्या कहा, यही खुलासा अब आपके सामने। আমি তো দেখেছি যে শরীফুলকে আটক করেছে সে তো সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবি সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অত বড় দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে। एक बार जरा गौर से एक बार फिर से सुनिएगा। जिस शख्स को इस वक्त आप टीवी 9 पर देख रहे हैं, ये है शरीफुल के पिता। वो शरीफुल जो वाकई इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरीके से इस पूरी सैफ अली खान की इन्वेस्टिगेशन में शरीफुल के ही इर्द गिर्द तमाम सवाल घूम रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें गौरव ने आपके सामने रखी और ये तस्वीरें जिस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठा रही हैं, यही एक और टीवी 9 की इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे सॉलिड बात इस वक्त आपके सामने हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। क्या कहा शरीफुल के पिता ने, एक बार फिर से सुनिए। আমি তো দেখেছি যে শরীফুলকে আটক করেছে সে তো সেই শরীফুল তো আমার ছেলে, কিন্তু যে ছবি ভিডিও ফুটেজে আছে দেখালো সেই ছবিতে চুল বড়। পুরা ভারতবর্ষে বিশাল দেশ, আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক ছোট, তা অত বড় দেশে মানুষের মতো মানুষ তো আছে। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सैफ अली खान केस में शरीफुल के पिता का यह बहुत बड़ा दावा है। दावा क्या है? मेरा बेटा सीसीटीवी में कैप्चर शख्स नहीं है, वीडियो वाले लड़के के बाल बड़े हैं। ये शरीफुल के पिता कह रहे हैं, मेरे बेटे का हुलिया ही सीसीटीवी वाले शख्स से बिल्कुल अलग है। तो ये जो दावा शरीफुल के पिता कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि जिस तस्वीरों के आधार पर इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त टीवी 9 के स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बयान इस पूरे मामले में शरीफुल के पिता का, ये कहते हुए कि मेरे बेटे का हुलिया सीसीटीवी वाले शख्स से बिल्कुल अलग है, ये इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए संजीव सर कैसे और ज्यादा शक गहरा सकता है। देखिए, समझना हमें ये होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम शरीफुल के पिता की बात कर रहे हैं। शरीफुल का पिता एक अपराधी का पिता, और अपराधी का पिता अपने बेटे को अगर दोनों फोटो में पहचान लेगा तो उसने मोहर लगा दी कि और ये जो अपराधी तस्वीरें है। आपके सामने, जब हम तस्वीरों की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल की आइडेंटिटी को समझने के लिए क्या हमारे पास सिर्फ एक ये तरीका होता है? ये एक तरीका है। इस तरीके में आपको समझना पड़ेगा कि जो पिक्चर है, हमारे पास दो पिक्चर हैं। एक पिक्चर DSLR कैमरे से कैमरामैन ने खींची है, जो बहुत क्लियर पिक्चर है, जो हम देख भी रहे हैं। एक पिक्चर सीसीटीवी से आई है, जहां पे लाइट, जहां पे एंगल, जहां पे सिचुएशन। हुलिया कैसे बदल देंगे सर? मैं बताता हूं कैसे बदल देंगे। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, लेमन लैंग्वेज के आधार पे मैं कह रहा हूं कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबके आधार की अगर पिक्चर देखेंगे और उन लोगों को साथ खड़ा करेंगे तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाएगा कि आधार में लगी हुई फोटो इसी इंसान की है। सर, लेकिन आपकी इस कैमरे में आ रही प्रोफाइल पिक्चर और आपकी फ्रंटल कैमरे में आ रही पिक्चर इतनी ज्यादा डिफरेंट कैसे हो सकती है? ये दोनों के दोनों कैमरा हाई डेफिनेशन के कैमराज हैं, और जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो IP पे काम करते हैं, उनकी क्वालिटी। बट सर, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसकी आईब्रोज, उसकी आईज और उसके नाक और उसका ये जो जॉ लाइन, ये तमाम फैक्ट्स जो पिक्चर में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये कैसे? आपको ये भी समझना होगा कि जितने पिक्चर्स में हीरो काम करते हैं, अगर उनको कहा जाए कि आप मुस्कुरा के दिखाइए, आप रो के दिखाइए, आप डर के दिखाइए, तो सब में उसके चेहरे के भाव भंगिमा चेंज हो जाएंगे। एक मिनट, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी ये कहा ना, उसकी जॉ लाइन देखिए, यहाँ पर उसके चीक्स है वो चबी नहीं नजर आ रहे हैं, दूसरी पिक्चर में वो नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों को देखिए, उसके आईब्रोज का ये गैप, उसकी नाक, तो ये तमाम जो फेशियल, मैं यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रही, मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप आईब्रो की बात करते हैं तो जब आदमी गुस्से में तो आईब्रो फैलेंगी। वो गैप फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर मामले में किसी की आइडेंटिटी एक फॉरेंसिक आधार होता है। देखिए, एक फॉरेंसिक जो रिपोर्ट दे रहा है वो दो ऐसे फोटोज की दे रहा है, जो दो फोटोज के खींचने का जो तरीका है, जो टाइम है, वो बहुत अलग है। बहुत अंधेरे में फोटो खींच रही है, हाई डेफिनेशन कैमराज नहीं है, कहते हैं एंगल अलग है,
ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं दो फोटोज के अंदर। एज अ डिटेक्टिव 35 ईयर से मैं देख रहा हूं कि जब हमें क्लाइंट पिक्चर्स देते हैं और हमारे इन्वेस्टिगेटर पिक्चर्स लेके आते हैं तो कई बार हम हैरान होते हैं कि जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी है वो पिक्चर मेरा इन्वेस्टिगेटर लेके नहीं आया, लेकिन क्लाइंट कहता है यस ये वही आदमी है, क्योंकि क्लाइंट उससे बहुत मिला हुआ होता है। हम हैरान हो जाते हैं। देखिए बात पिक्चर की नहीं है, बात आपको यह समझना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये एक टूल है इन्वेस्टिगेशन का। उसके अलावा क्या फिंगरप्रिंट्स नहीं है, फुटप्रिंट्स नहीं है, ब्लड क्लॉट्स नहीं है? वो तमाम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन गौरव यही तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि ये दो तस्वीरें किस तरीके से इस मामले में शक को और ज्यादा गहराती बॉम्बे जा पुलिस रही की है। इन्वेस्टिगेशन पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बॉम्बे पुलिस यही अगला सवाल मेरा होगा। बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नेचुरली जब हुई होगी तो उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स को भी मिलाया होगा, उन्होंने डंप डाटा को भी देखा होगा, उन्होंने ये भी देखा होगा जब इस इंसान ने उसको टैप किया। संजीव जी हम किसी की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल इसलिए भी नहीं, जो बात नीचे से गौरव भी कह रहा है, कम बैक टू यू गौरव, क्योंकि आपके साथ और एक्सपर्ट्स हैं, वो बता देंगे कि आखिर ये जो इमीडिएटली पिक्चर प्रूफ्स हमारे सामने हैं, ये क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं और मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये सुरभि कि हम क्लियर कर रहे हैं कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठा रहे कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है, हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक जनभावना है, जो इस वक्त जिसको डिस्कस कर रही है, आखिर उसको बात करनी पड़ेगी ना संजीव जी। संजीव जी हम ये ऐसे आंख पर हाथ धरे रख के बैठ जाएं कि नहीं भाई मुंबई पुलिस जो कर रही है उसके बाद कुछ करना नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जांचें होंगी जिसमें आप पुलिस से सहमत होंगे। संजीव जी बहुत सारी ऐसी जांचें होंगी जिसमें आप भी पुलिस से सहमत होंगे। वेद जी हमारे साथ हैं। वेद जी आप दिल्ली पुलिस का अधिकारी रह चुके हैं, यहाँ आइए मेरे साथ। वेद जी मुझे ये बताइए, क्या मुंबई पुलिस की जांच इस वक्त सबसे बड़ी जो टिकी हुई थी कि किसने मारा, आप नहीं ढूंढ पाए 78 घंटे तक, 80 घंटे तक, उसके बाद जब आप पकड़ते हैं किसी को तो उसका चेहरा अलग अलग लगने लगता है। एक आम इधर थोड़ा आगे आइए सर, एक आम आदमी जब इन फोटोज को देखता है तो उसको भी लगता है यार ये दोनों एक है या नहीं है। तो आप बताइए अगर जनभावना ये है तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब क्या है यहाँ पर? देखिए मुंबई पुलिस के बारे में जब सुशांत राजपूत का केस हुआ था, मैंने इसी स्टूडियो से बहुत सारी डिबेट की थी इस बारे के अंदर। हाँ। आज भी मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई को 4.5 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन, रिया चक्रवर्ती को आज तक फिक्स नहीं कर पाए कि रिया चक्रवर्ती ने है उसका मर्डर किया था। हाँ। चलिए अब दूसरी इस बात पर आते हैं। आज जो साइंस है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल। अब आप देखिए मौके पर फॉरेंसिक टीम आई है, उन्होंने तमाम ब्लड के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, उन्होंने चांस प्रिंट लिया। चांस प्रिंट बोलते हैं मौके पर जो फिंगरप्रिंट गलती से रह जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है पुलिस के लिए या एक्सपर्ट्स के लिए, ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो आदमी मर्डर में इन्वॉल्व था वो ये वाला आदमी है या आप नहीं, तो वो एस्टैब्लिश कैसे होगा? केवल फिंगरप्रिंट से एस्टैब्लिश हो जाएगा? हाँ, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। अभी उसके अलावा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है। अभी आप 4 जिनके जो इनमेट्स थे, थोड़ा इधर आइए सर, यहाँ पर पीछे के लोग ये भी पढ़ते रहे जो हमने यहाँ पर उनके लिए इनमेट्स थे, जो नौकर थे, हाँ। वो चूंकि 56 मिनट जो अपराधी है वो फ्लैट के अंदर है। हाँ। वो करीना कपूर और खुद जो स्टार विटनेस है, स्टार विटनेस कौन है? खुद जो कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर जी, वो खुद स्टार विटनेस है। वो टीआईपी में बताएंगे अदालत के सामने, पुलिस के सामने नहीं, अदालत के सामने वो परेड होगी, उसमें फिक्स करेंगे कि हाँ इन 10 आदमियों में ये एग्जैक्टली। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, वो अभी उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं इस बारे में बात करूंगा। मुझे एक चीज बताइए, क्या जो वहां पर विटनेस है उनकी गवाही सबसे बड़ा सबूत है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी इस पूरे मामले में बहुत अहम मोड़ लेकर आएगी? दोनों ही इंपॉर्टेंस है। एक आदमी नेकेड आई से एक चीज को होते हुए देख रहा है, एक आदमी को देख रहा है, उसके एक्शंस को देख रहा है, वो उतना ही रेलिवेंट है जितना कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। परंतु अभी इतनी जल्दी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इतनी जल्दी आती नहीं है। 90 दिन का 90 डेज का टाइम है इन्वेस्टिगेशन का। अभी से हम क्यास लगाएंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल जो तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है कि अभी तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, उन्होंने बोला, उनकी जो वाइफ है उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी उनके स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होने हैं, टीआईपी कोर्ट के सामने होनी है। तो तमाम चीजें ना तो मुंबई पुलिस ला सकती, ना इस केस के जो स्टार विटनेस हैं वो ला सकते, ना करीना कपूर ला सकती, ना आईओ ला सकता, पुलिस भी नहीं बताएगी इसके बारे में। इसलिए टाइट लिप्ड है, इसलिए तमाम जो क्यास पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं कि ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी इस शख्स को, आप प्लीज अपनी जगह ग्रहण कीजिए, आप ये कह रहे हैं कि आप जाइए अपनी जगह पे, मैं वही बात करता हूं आपसे, इस शख्स
शख्स को पकड़े जाने के बावजूद अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनकी तलाश में मुंबई पुलिस लगी हुई है, इसलिए टाइट लिप्ड है। देखिए गौरव, 90 डेज का टाइम जो कानून में दिया गया है, कुछ सोच समझ कर दिया गया है कि 90 डेज तक तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, टीआईपी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाएगी, उसके बाद जितने भी विटनेस है वो एग्जामिन हो जाएंगे, वो तय करेंगे कि ये अक्यूज इनमें कौन था और कौन नहीं था, वो रूल आउट हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। 90 दिन बहुत अहम है सुरभि, 90 दिन बहुत अहम है। और इन 90 दिनों के दौरान एक दूसरा सवाल भी है जो सैफ अली खान को लेकर उठा रहे हैं कुछ पॉलिटिशियन, उन पर भी बात करनी चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है जिसमें यह कि जख्मी सैफ 5 दिन बाद अगर सामने आते हैं तो वो इतने फिट कैसे हो गए। सवाल यह भी उठा लिया गया ये कहते हुए कि खुलासा होना चाहिए कि आखिर ये जख्म कितने गहरे थे, क्योंकि सैफ की इसी फिटनेस को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आज उसी आधार पर जवाब लूंगी डॉक्टर अंशुमान से। डॉक्टर अंशुमान, ये इस वक्त समझना जरूरी है कि जो सवाल उठाया जा रहा है कि खुलासा होना चाहिए कि कितने जख्मी हुए, हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि हमलावर ने सैफ के ऊपर 6 वार करे, हमें यह पता है कि सैफ अली खान की 6 घंटे तक सर्जरी हुई, और हमने ये देखा कि जब सैफ अली खान 4 से 5 दिन बाद सामने आए तो वो अपना हाथ वेव करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज तक को लेकर सवाल उठा दिए गए। अब इन सवालों का जवाब हमें इस लिहाज से समझाइए कि अगर किसी शख्स के ऊपर वार होता है तो वो वार अगर उसकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नजदीक होता है, जहां डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर 2 mm ये और आगे होता तो पैरालिसिस तक हो सकता था। मुझे इस वक्त आप ये समझाइए कि किस तरीके से ये घाव सैफ को मुश्किल में डाल सकते थे, और ये सर्जरी 6 घंटे की सर्जरी के बाद सैफ का सामने आना ही सवालों के घेरे में। बिल्कुल, जैसा आपने कहा 6 जगह पे इंजरी हुई, मतलब वार हुआ है। छठा वार ओब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड के पास रहा होगा क्योंकि चाकू टूटा हुआ वही मिला। चाकू टूटने के बाद फर्दर वार नहीं हो सकता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा चाकू नहीं है। तो दिखाया गया यहाँ पे है, चेस्ट पे राइट साइड में है, आर्म्स में है, नेक में है, इस तरह से करते हुए। लेकिन मेन जो दिखाया गया, जिसकी सर्जरी की लंबी सर्जरी की बात हुई, जिसको कहते हैं पीठ के पीछे, ये स्पाइनल कॉर्ड बीच में रीढ़ की हड्डी यहाँ गर्दन से लेकर नीचे तक होती है, इस जगह पे कहीं पे इंजरी हुई है। और इसके बारे में कहा गया है रिपोर्ट में कि 2 mm और होता तो पैरालिसिस हो सकती थी और स्पाइनल फ्लूइड लीकेज हुआ। दूसरी चीज समझने की है कि 6 घंटे की सर्जरी पब्लिक के लिए 6 घंटे की हो सकती है, लेकिन सर्जरी का टाइम काउंट होता है जिस समय पेशेंट ओटी में जाता है, एनेस्थीसिया होता है, सर्जरी होती है, फिर रिकवरी होती है, सारे टाइम को कैलकुलेट करके कहते हैं। तो 6 घंटे की सर्जरी और स्पाइनल फ्लूइड लीकेज, तो ये संभव नहीं है कि 2-3 दिन में किसी भी पेशेंट को हम स्पाइनल सर्जरी के बाद डिस्चार्ज कर सकें। हाँ, उसका रीजन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो फ्लूइड है, जो हमें मुलायम करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, मेनिंजेज, उसको अगर रिपेयर करते हैं 48 घंटे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है, उसके बाद पेशेंट को स्लो मोबिलाइज करना है, 5 से 7 दिन रिकवरी का टाइम है, तब डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये उठाया गया कि क्या मेडिकल साइंस इस वक्त इतनी एडवांस हो चुकी है कि रिकवरी भी कुछ ही घंटों में हो जाए? ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ सर, क्योंकि जो इमेजेस आई और जिस तरीके से सैफ की बॉडी लैंग्वेज को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर आपकी स्पाइन के बिल्कुल नजदीक इतना घाव हुआ है और आपकी सर्जरी हुई है, इज इट पॉसिबल कि आप हाथ वेव करते हुए या बिल्कुल नॉर्मल वॉक करते हुए सामने आ सके? जी, इसको ऐसे समझें, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी, ऊपर से लेके मतलब स्कल, माथे के नीचे से लेके जहां बैठते हैं वहां तक के स्पाइनल कॉर्ड है। इस जगह पे इंजरी दिखाई गई। इस जगह की इंजरी दिखाने में मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस है। स्पाइनल सर्जरी एक माइक्रो होल, छोटे से छेद से हम जाके यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग की जो प्रक्रिया है इंसान के बॉडी के टिश्यू पे डिपेंडेंट है, उसका मेडिकल साइंस से कोई लेना नहीं। मेडिकल साइंस हीलिंग नहीं करा सकता है, सर्जरी कर सकता है। तो हीलिंग में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को 48 से 72 घंटे स्पाइनल फ्लूइड के लीकेज को बंद होने में लगेगा, तो सारे स्वस्थ व्यक्ति को कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो एक सेलिब्रिटी है, अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान रखते हैं और हमेशा उनकी फिटनेस की वजह से ही वो पहचाने जाते हैं, तो क्या ये उनके केस में पॉसिबल है? इसीलिए हेल्दी कहा जाता है और इल कहा जाता है, सुपर हेल्दी कभी नहीं कहा जाता है। मतलब हेल्दी मतलब जो एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ इंसान है। हम सेलिब्रिटी को ही मान लें, अगर मान लें, इसलिए मैं कहता हूं कि सारे सेलिब्रिटी स्वस्थ नहीं होते हैं, मान लें कि अगर स्वस्थ हैं तो भी उनको हीलिंग में 48 से 72 घंटे लगने थे, 3 दिन लगना है। दूसरा, यहाँ पे अगर इंजरी हुई 2 mm, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से 2 mm रुक गया, मतलब मेनिंजेस डैमेज हो गए और इसको रिपेयर किया। दूसरा, जब जो वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उदाहरण के तौर पे ये चाकू है, अगर किसी ने पूरे फोर्स के साथ इंजर किया
तो जो मांसपेशियां जो वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी स्ट्रांग होती है, वो कंट्रैक्ट करती है, रोकती है किसी भी चोट को, और अंदर इंजरी को जाने नहीं देती है। ये इंजरी है। दूसरा, ये रीढ़ की हड्डी के जो स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसफर्स प्रोसेस, ये चीज़ रोकती है शार्प इंस्ट्रूमेंट को अंदर जाने से। तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये जरूर है कि मेडिकल रिपोर्ट की हमें जरूर दरख्वास्त होगी कि मेडिकल रिपोर्ट एग्जैक्ट जिस सर्जन ने ऑपरेट किया वो रिलीज करे कि एग्जैक्ट इंजरी कहाँ तक थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर जो मीडिया के पास रिपोर्ट है उसके आधार पर माने तो इतनी जल्दी डिस्चार्ज इतने स्वस्थ कंडीशन में, इतने चलते फिरते कंडीशन में संभव नहीं है। गौरव, यही हम जानने की कोशिश भी इस वक्त स्टूडियो में इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन की करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स ने भी साफ तौर पर सैफ को लेकर सामने आने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल उठा दिए गए, डॉक्टर्स ने भी साफ तौर पर कहा कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि सैफ अली खान इतने फिट हैं, तो ऐसे में इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उनके लिए इतनी जल्दी रिकवर करना भी पॉसिबल नहीं। और जिस तरह से सुरभि सैफ अली खान दिखे, जिस तरह से आपने भी बताया कि हाथ वेव करते हुए आगे बढ़े, जिस तरह से वो पब्लिक में अपीयर हुए, वो एक इतना फिट आदमी जिसकी तरफ डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत फिट हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की इंजरी की बात की जा रही है, क्या वो इतना हो सकता है? मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूं। मैं चाहूंगा यहां पर डॉक्टर जयंती दत्ता के पास जाऊंगा, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं आप। यहां पर देखिए, यहां पर वो हैंड वेव कर रहे हैं। मैम, अगर आप यहां पर आ सकें तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। मैं आ जाइए मैम, क्योंकि यहां पर हाव भाव देखकर आप ज्यादा डिफाइन कर पाएंगे कि वो कैसे यहां पर वो दिख रहे हैं। सॉरी मैम, मैं आपको यहां पे बुला रहा हूं, लेकिन प्लीज मुझे बताइए, एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते जिसको सडनली जिसके घर में कोई घुस जाए, उसके बच्चे के ऊपर वो चाकू रखने की कोशिश करे, उसको किडनैप करने की कोशिश करे, और वो इतना इंजर्ड हो जाए कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, 6 घंटे की सर्जरी हो, और फिर वो तुरंत जब रिलीज हो तो इस तरह से अपेयर हो। ठीक है, ये पब्लिक अपेयर इनकी होती है, ये सेलिब्रिटीज हैं, फिर भी इनको देख के आपको लगता है कि ये उस तरह के ट्रॉमा में हैं जिस तरह ट्रॉमा में एक नॉर्मल आदमी होता है इस घटना के बाद? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो आप लोग आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे परपिट्रेटर की, एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हम फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल कंस्ट्रक्शन को तो मद्देनजर रखते ही हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि परपिट्रेटर की हाइट क्या है और उसकी बॉडी टाइप क्या है, वो एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, हाइट एंड हिज बॉडी टाइप, राइट? उसके साथ आप कोरिलेट करें इसकी फेशियल एक्सप्रेशन को। दूसरी बात, कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस आप करते हैं तो क्रिमिनल विदाउट मोटिव आता नहीं है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि इसकी मोटिव क्या थी। क्या वो किडनैप करने के लिए बच्चे को आया था? अगर तो वो बच्चे को किडनैप करने आया था तो उसके पास उस तरह के सामान होने चाहिए थे। पुलिस की थ्योरी वो कह रही है कि 1 करोड़ रुपए वो लेना था उसको, और 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने के लिए वो सेलिब्रिटी के घर में घुसा। वो जिस तरह घुस रहा है, जिस उसके बैक पर, पीठ पर एक छोटा सा बैकपैक है, क्या आपको लगता है इतने सारे नोट इस गड्डी में वो ले जा सकता था? जी नहीं। और वो ये मकसद, आई डोंट बिलीव कि उसका सिर्फ 1 करोड़ का मकसद था। अगर तो वो बच्चे को अटैक करने आया था तो उसका मोडस ऑपरेंडी दूसरा होता। जिस तरह से उसने सैफ को अटैक किया और उसकी जो नैनी थी उसके ऊपर छोड़ा, देखिए ये तो इट्स वेरी ओपन फैक्ट कि इनसाइडर्स आर इन्वॉल्व, नहीं तो उसकी एंट्री उससे मिलती नहीं। वो बड़ी फ्रेंडली एंट्री थी, वो कह रहे हैं। माय डाउट इज whether he had come with a purpose of kidnapping the child and getting the 1 crore rupees। अच्छा, अब ये अगर आप फेशियल यहाँ पर देखें इन दोनों के एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है दोनों बड़ी अलग सी सिचुएशन से, एक करके भाग रहा है, एक पकड़ा गया है, लेकिन क्या आपको इन फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, और मैं मानता हूं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या फेस इतना चेंज हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसे डॉक्टर भूपेश ने भी कहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस, यू नो द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द फेस इज टोटली डिफरेंट। और इनके जो फादर है वो बंगाली में बोल रहे थे, मैं बंगाली हूँ, तो मुझे पता चला कि वो भी यही बोल रहे हैं कि नहीं, हेयर स्टाइल, हेयर कलर एंड द फेशियल एक्सप्रेशन इज टोटली डिफरेंट। मेरा मकसद है कि आप जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में पढ़ाती हूँ तो उसमें हम यही मद्देनजर रखते हैं कि मोटिव क्या था। आप देखिए, इतने रात को अकेला बंदा अगर घुस रहा है तो ऑब्वियसली ही हैड एन इनर इनसाइड सपोर्ट। नहीं, एक चीज मैंने आपसे जो दूसरी पूछी थी मैम, उसने अगर नहीं, आप देखिए 2-3 चीजें हैं जो विच आर डाउटफुल। फर्स्ट द एंट्री, सेकंड द अटैक, थर्ड वो चला कैसे गया, फोर्थ अगर वो चला गया तो एक तैमूर जैसे बच्चा वो पिता के साथ क्यों गया, और वाइफ इज वेरी इंटेलिजेंट,
शी वॉज देयर, करीना क्यों नहीं गई? अगर आप कह रहे हो कि उनके बड़ा बेटा जो है वो भी गया, तो गाड़ी क्यों नहीं थी? गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक कार है, आपको ड्राइव करना नहीं आता है, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि यू कुड वेस्ट सो मच ऑफ नहीं, टाइम। एक चीज और मैम जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सैफ अली खान एक्टर हैं, हो सकता है वो पब्लिक में दुखी ना दिखने चाहते हो, दर्द में ना दिखना चाहते हो, इसलिए वो चेहरे पे स्माइल लेके वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी इस वॉक से, उनके इस अपीयरेंस से, उनके इस स्माइल से कुछ दिखता है कि ये पेन में हैं या इतने बड़े ट्रॉमा से निकले हैं ये? देखिए, ये चीज जैसे डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे थे कि कितना डीप इंजरी है, और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड अगर लीक हुई है, कितनी लीकेज हुई है। 6 घंटे के ऑपरेशन की बात जो है वो उतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन जो सर्जन का स्टेटमेंट है कि नहीं, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, सीएसएफ उतनी लीकेज नहीं हुई, और वो स्पाइनल इंजरी इतनी बड़ी नहीं थी, हमने अगर थोड़ा सा और अंदर जाता तो पैरालिसिस हो सकती थी। उस हालात में मे बी ही इज वॉकिंग विद अ बेल्ट और समथिंग विद अ सपोर्ट सिस्टम, देन ही कैन वॉक लाइक दिस। बट कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। No, my investigation, the criminal investigation is under question. That is motive क्या है परपिट्रेटर का, और मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो जो संदिग्ध घुसा, उसका उद्देश्य क्या था, वो किस तरह से घुसा, किस जरिए से घुसा, देखिए अलग अलग तरह से मोडस ऑपरेंडी होगी। ठीक है मैम, अगर आप बच्चे बात करते हैं, फिरौती के लिए लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री अलग होगी, और जहां तक आइडेंटिफिकेशन है, आई थिंक दैट्स नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में आप हाइट देखिए परपिट्रेटर की और बॉडी टाइप। यही तो अभी मुंबई पुलिस को साबित करना है, लेकिन फिलहाल मैम अपना स्थान ग्रहण कीजिए। थैंक यू मैम।